हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सोनू। वेलकम टू जस्ट विज्ञान। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन को कवर किया था। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मींस फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मींस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा रेस्पिरेशन के बारे में। और ये सभी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए और पहले उन वीडियोस को अच्छे से देखिए। बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत ज्यादा जरूरी वीडियोस हैं। उसके बाद आएंगे हम थर्ड लाइफ प्रोसेस के पास, और थर्ड लाइफ प्रोसेस बेटा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल इन लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों, क्या होता है इस ट्रांसपोर्टेशन से, ये जरूरी क्यों है। जैसे हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, बिकॉज इट प्रोवाइड फूड, और फूड से क्या होगा, हम एनर्जी बनाएंगे बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब फूड भी आ गया, रेस्पिरेशन भी हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन जैसा नाम से पता चल रहा है कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है। लेकिन लिविंग बॉडी में क्या है इसका रोल। अब जैसे एक एग्जांपल के साथ समझो, प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट्स में केवल रूट पार्ट है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन प्लांट्स की सभी सेल को वाटर चाहिए। आप ये समझिए, लीव्स को भी वाटर चाहिए, फ्लावर को भी वाटर चाहिए, और जो प्लांट में फ्रूट बन रहा है उसमें भी वाटर चाहिए। सभी सेल्स को वाटर चाहिए। तो कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो वाटर प्लांट्स ने रूट में एब्जॉर्ब किया है उसको प्लांट के सभी पार्टों तक पहुंचाए। राइट। सो वहां पर क्या काम करता है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है, जिसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। हम पढ़ेंगे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब इसी को अगर ह्यूमन के केस के अंदर बात करें, जैसे हम अपना एग्जांपल लें, तो बेटा क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड में आएगा, लेकिन बॉडी के सभी अंगों को उस ग्लूकोज की जरूरत है जो फूड के साथ बॉडी में पहुंचा है। उन विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स की जरूरत है जो फूड के साथ आपने खाया और डाइजेस्ट होकर के ब्लड के अंदर आया है। तो अब ब्लड क्या करेगा, सभी ऑर्गन्स तक इन सभी एसेंशियल चीजों को पहुंचाएगा। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। और एग्जांपल समझें, जैसे हमने रेस्पिरेशन किया, अगर हम जानते हैं ब्रीदिंग का स्टेप में क्या होता है, हम बाहर से गैसेस को इनहेल करते हैं, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में पहुंच जाती हैं। अब एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद क्या होगा, ब्लड के अंदर डिसॉल्व होगी। लेकिन ये जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आई है, ये बॉडी की ईच एंड एवरी सेल, बॉडी की हर सेल को वो ऑक्सीजन चाहिए। बॉडी की सभी सेल तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। दैट्स व्हाई वी नीड दिस ट्रांसपोर्टेशन। राइट, गेटिंग दिस पॉइंट। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ each and every cell। रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने के लिए मैंने यहां पर लिखा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप कहोगे कि सर आप अभी तो बोल रहे थे ट्रांसपोर्टेशन और यहां पर आपने लिखा है सर्कुलेशन। देखो बेटा एक बात समझो, ह्यूमन के केस में ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्कुलेशन बोलते हैं। ध्यान देना दोबारा से मैं क्या कह रहा हूं। ह्यूमन के केस में हम जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे ही हम सर्कुलेशन बोलते हैं, यही ट्रांसपोर्टेशन है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों है। तो आप बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप जब ह्यूमन के केस में जब हम इसे स्टडी करेंगे, जानेंगे, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो बेटा ये देखो, यहां आपको देखने से पता चलेगा कि ब्लड जो है, यहां देखो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसको 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। अभी हम सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या बोलते हैं। देखो जब ब्लड यहां से हार्ट से निकल के किसी भी अंग तक जाएगा, किसी भी बॉडी ऑर्गन तक जाएगा, वहां पर क्या करेगा, ब्लड जो भी एसेंशियल चीजें हैं, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, मिनरल्स है, सारी चीजें सेल्स तक पहुंचाने के बाद फिर वेन्स से रिटर्न दोबारा लंग्स से होते हुए हार्ट के अंदर आएगा। मींस जो ब्लड है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हार्ट से निकलेगा, अंग तक, किसी भी बॉडी ऑर्गन तक जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर लंग्स में जाएगा, वहां से ऑक्सीजन लेकर के फिर हार्ट में आ जाएगा। तो ब्लड, बॉडी के अंदर ब्लड जो है एक सर्कुलर, एक गोल पाथवे में मूव कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। सो ह्यूमन के केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और पेपर में भी इसी नाम से आता है। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को, इसको मेन 3 पार्ट में हम डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहला पार्ट है ब्लड, दूसरा पार्ट है ब्लड वेसल्स, और तीसरा पार्ट है हार्ट। थोड़ा सा हम इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर डिटेल भी पढ़ेंगे। तो ब्लड क्या है बेटा, सभी जानते हैं, इट इज अ रेड कलर पिगमेंट। रेड कलर का पिगमेंट होता है ह्यूमन के केस में, और
रेड क्यों होता है इसके ये सब आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक हिंट के रूप में मैं आपको बता दूं, एक मेटल पाई जाती है हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड जो है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर के बना, हीम प्लस ग्लोबिन। अब आप बताएंगे कि कौन से में हीम में मेटल होगी या ग्लोबिन में मेटल होगी, और होगी तो फिर कौन सी होगी। ओके, सो ब्लड है, उसके बाद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? केवल पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक नली जैसी संरचना होती है जिनके अंदर हमारा ब्लड क्या करेगा? फ्लो करेगा, जिसको आप सभी सामान्य भाषा में कहते हैं नस। कहते हैं ना, वो खून की नस, नली फट गई खून की, वही है ब्लड वेसल्स। और लास्ट में हार्ट तो आप सभी जानते ही हैं, जिसको हम किसी और शेप में बनाते हैं, होता किसी और शेप में, लेकिन हम किसी और शेप में बनाते हैं, राइट। तो देखेंगे आज इसकी रियल शेप क्या है। ओके, यहां ये तो सबसे पहले समझते हैं हम ब्लड के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है एक रेड कलर का पिगमेंट है। क्या है बेटा? इन द केस ऑफ ह्यूमन इट इज ए रेड कलर पिगमेंट। अच्छा, आप एक बात और भी समझिए कि बायोलॉजी में हम जहां भी कलर की बात करेंगे तो वहां एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, पिगमेंट। क्या यूज करेंगे हम? हमेशा पिगमेंट। अब जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो रेड कलर का लिक्विड है उसे क्या बोलते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अगर हम इस ब्लड के स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्लड के अंदर मेनली तीन चीजें होती हैं। ब्लड के अंदर तीन पार्ट होंगे। चलिए इसको पहले ऐसे समझते हैं, ब्लड के अंदर मेन दो पार्ट हैं। यहां से हीमोग्लोबिन मिट गया, हीमोग्लोबिन। तो पहले ब्लड के क्या होंगे बेटा? दो पार्ट। पहला पार्ट क्या होगा बेटा? सेलुलर पार्ट, सेलुलर कंटेंट। दूसरा क्या होगा बेटा? लिक्विड कंटेंट। सेलुलर कंटेंट क्या है? क्योंकि ब्लड ऑल्सो नोन एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ब्लड को क्या बोलते हैं बेटा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम इसे टिश्यू बोल रहे हैं, डेफिनेटली इट हैव द सेल, और हम इसे लिक्विड बोल रहे हैं तो डेफिनेटली इट हैव सम अमाउंट ऑफ वाटर आल्सो, मींस सब कुछ ना कुछ उसके अंदर लिक्विड भी है। तो जो सेलुलर पार्ट है ब्लड का, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम एक और नाम से बोलते हैं, इसे बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट। और ये जो लिक्विड पार्ट है इसे अनदर नाम से भी बोलते हैं। लिक्विड जो पार्ट है बेटा इसे बोला जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा। जो सेलुलर कंटेंट है बेटा, यहां पर सेलुलर कंटेंट में थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। यहां सेलुलर कंटेंट में जो पहला पार्ट है उसे बोलते हैं बेटा आरबीसी। सेकंड पार्ट है इसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और थर्ड पार्ट है इसे बोलते हैं बेटा प्लेटलेट्स। जैसे नाम से पता चल रहा है, आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी मींस बेटा क्या है? रेड ब्लड सेल्स। व्हाइट, और डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स हम जानते ही हैं। प्लेटलेट्स हम अक्सर सुनते हैं जब एक डिजीज है जो बेसिकली इसी से जुड़ी है, हम अक्सर सामान्य भाषा में सुना होगा कि किसी की प्लेट्स गिर गई। अब गिरने का मतलब ये नहीं कि उसकी बॉडी में से सरक के कहीं भी गिर गई। गिरने का मतलब है प्लेटलेट्स की काउंटिंग जो है कम हो गई है। और प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम होने का मतलब ये नहीं है कि 2 या 4 बची हैं। प्लेटलेट्स आपने सुना होगा नॉर्मली कितनी होती है बेटा बॉडी के अंदर? 1.5 लाख से लेकर के 4.5 तक होती है। लेकिन इसको यहां समझने वाली बात ये टोटल ब्लड की बात नहीं हो रही है, इट इज 1 mm क्यूब। 1 mm क्यूब के अंदर कितनी प्लेट्स होती हैं, यहां उसकी बात हो रही है। मैं एक बार दोबारा से आते हैं कि जो सेलुलर कंटेंट है इसके तीन पार्ट है, पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा हम सबके फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। जो आरबीसी है बेटा, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, कि जब भी हम सांस लेते हैं तो जो हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू गैसेस लंग्स से होते हुए एल्वियोलाई तक पहुंची हैं। अब कौन सा पार्ट है ब्लड का जो उन गैसेस को एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करेगा? तो बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा हमारे पास क्या है? आरबीसी है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है बेटा? डब्ल्यूबीसी का मेन वर्क है प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देना। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी का सीधा सा मतलब है टू फाइट विद द पैथोजन। जब भी हम इस संसार के अंदर देखते हैं तो हर तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें अपनी नेक्ड आई से तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हर बार सांस के साथ, फूड के साथ, एवरी टाइम थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस टेकिंग एंट्री इनटू द बॉडी। हर समय हजारों बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर
एंटर कर रहे हैं, तो वो जो बैक्टीरिया वायरस है उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम बेटा मेनली क्या है, किसका है, WBC का। अगर ये ब्लड तक पहुंचते हैं तब जैसे ये ब्लड के अंदर पहुंचेंगे तब WBC हमें उनसे बचाएंगे। और थर्ड बेटा क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है जब भी हमें कहीं भी चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड जो है बाहर निकलता है, तो उस एरिया को सील करना किसका काम है, प्लेटलेट्स का काम है। तो प्लेटलेट्स का बेसिक फंक्शन क्या है कि अगर हमें चोट लग जाती है तो उस एरिया को हमें सील करना है हमारी बॉडी में, ताकि जो ब्लड लॉस ना हो और ब्लड लॉस की वजह से डेथ ना हो। ये प्लेटलेट्स का मेन काम है। तो ये बेटा ये तीनों टाइप की सेल है। अच्छा, यहां एक बात और ये समझने वाली है कि ये जो सेलुलर कंटेंट है बेटा ये होता है 45%, और जो लिक्विड कंटेंट है जिसे हम प्लाज्मा कह रहे हैं ये हमारी बॉडी में होता है 55%। अब आप देख रहे होंगे जो लिक्विड पार्ट है वो ज्यादा है और सेलुलर पार्ट क्या है, कम है। इससे क्या होगा, इससे बेटा ब्लड के अंदर आती है फ्लूइडिटी, इससे ब्लड जो है आसानी से फ्लो कर पाता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ब्लड जो है गाढ़ा हो जाएगा, और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो उस समय ब्लड को पंप करने के लिए जो हमारी पंपिंग मोटर है जिसे हम हार्ट कहते हैं, तो हार्ट पर लोड पड़ेगा, और लोड पड़ेगा तो आप जान रहे हैं कि फिर हमारी बॉडी के लिए कि ये एक अच्छा सिम्टम नहीं होगा, क्योंकि ब्लड सभी सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जितना ज्यादा तरल होगा उतना स्पीड से फ्लो करके बॉडी के सभी सेलों तक ये पहुंचेगा और सभी की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा। तो आई थिंक यहां पर ये समझ में आ गया होगा, जो ब्लड है रेड कलर पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है। अच्छा, यहां एक और बात बहुत समझने वाली, अक्सर बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है दो चीजों के अंदर, एक तो है आरबीसी और एक है हीमोग्लोबिन। कभी कभी बुक्स में लिखा होता है कि ब्लड का कलर रेड जो है वो आरबीसी के कारण होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है रेड ब्लड सेल्स। कुछ कुछ बुक्स में कभी कभी मिल जाता है कि ब्लड का कलर जो है रेड हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहां बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आज हमेशा के लिए बेटा क्लियर कर लो। हीमोग्लोबिन क्या है, जैसे ये हमारी एक आरबीसी है, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आरबीसी है मान लो, तो आरबीसी के अंदर अगर और क्लियर करना है तो इसको ऐसे समझो, ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर बेटा भरा हुआ है एक रेड कलर का तरल पदार्थ, रेड कलर का पिगमेंट इसके अंदर भरा हुआ है, ये रेड कलर का पिगमेंट इसके अंदर भरा हुआ है। आप ऐसा समझे कांच का गिलास है, उसके अंदर मैंगो शेक भरा है। अब कांच के गिलास के अंदर मैंगो शेक भरा है, या और अच्छा एग्जांपल के लिए आप समझो कांच के गिलास के अंदर हमने अनार का जूस भर दिया है। अब जब अनार का जूस भरा है तो दूर से देखने में वो हमें पूरा का पूरा ग्लास लाल दिखाई देगा, हमें लगेगा कि ग्लास लाल है। वास्तव में वो ग्लास लाल नहीं है, उसके अंदर जो लिक्विड भरा है ना वो रेड है, वो है लाल, और उस लिक्विड की वजह से पूरा का पूरा ग्लास लाल दिख रहा है। राइट, गेटिंग दिस पॉइंट। तो आरबीसी रेड है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ है जो कि रेड कलर का पिगमेंट है। तो अगर ये आए पेपर में, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, अगर ये आए कि कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू विच सेल, किस सेल के कारण ब्लड रेड होता है, तब आंसर होगा बेटा सेल, मतलब आरबीसी। अगर यह आए कि किस लिक्विड के कारण या किस पदार्थ के कारण ब्लड का कलर रेड है, तो आंसर आएगा हीमोग्लोबिन। अगर दोनों है ऑप्शन में और पेपर में पूछा है कि किस पदार्थ के कारण ब्लड का कलर रेड होता है, और ऑप्शन पहला ये आरबीसी और दूसरा हीमोग्लोबिन, तो बेटा अगर पदार्थ है ना तो आंसर क्या आएगा, हीमोग्लोबिन। अगर सेल पूछा जा रहा है तो आंसर आएगा आरबीसी। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी में क्या अंतर है, एक तो पदार्थ है और दूसरी सेल है। राइट, ओके। नाउ हम आगे मूव करते हैं कि ये ब्लड पार्ट के बाद दूसरा पार्ट क्या है बेटा, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जैसे मैंने बताया पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये 3 टाइप्स के होते हैं। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में 3 टाइप्स होंगी, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले होती है नंबर 1 आर्टरी, सेकंड वन होती है बेटा वेन्स, और थर्ड और होती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग समझते हैं, वरना हम आर्टरी और वेन ही समझते हैं ज्यादातर किताब में, या ज्यादातर हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल आर्टरी और वेन। एक और होती हैं जो यहां बीच में लगी होती हैं, जिन्हें बोलते हैं बेटा कैपिलरीज। राइट, सो यहां अब एक एक करके सभी के डिफरेंस समझ लेते हैं। तो जो आर्टरी है ना बेटा, आर्टरी की डेफिनेशन क्या है, आर्टरी की बेसिक सी डेफिनेशन है ए ब्लड वेसल विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। कोई भी ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से किसी भी ऑर्गन तक लेके जा रही है, उन सभी को हम आर्टरी कहेंगे। तो आर्टरी क्या होगी, यहां बेसिक सा लिखें, अगर हार्ट टू ऑर्गन्स ब्लड को लेकर के जाएगी। इसी का अपोजिट जस्ट क्या हो जाएगी, वेन। वेन क्या करेगी, जब ब्लड हमारा ऑर्गन तक गया है तो वहां से वापस भी लाना पड़ेगा, और वापस लाने के लिए जो होती है उसे बोलते हैं वेन। तो वेन क्या है बेटा, विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, ये मेन डेफिनेशन है, और यही मेन डिफरेंस है आर्टरी और वेन के अंदर। बाकी सब अनदर सेकेंडरी डिफरेंस है, प्राइमरी डिफरेंस यही है दोनों के अंदर। तो यही इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है, इसलिए क्योंकि ये मेन डिफरेंस है। तो यहां पर अगर देखेंगे, ये एक एग्जांपल के रूप में, यहां ये है बेटा आर्टरी,
और ये है वेन। अब आर्टरी है तो आप मुझे देख करके बताइए कि ये कोई भी एक ऑर्गन है, मान लो यहां कोई भी एक ऑर्गन है, मान लेते हैं ये कोई भी एक ऑर्गन है। अगर ये ऑर्गन है तो यही आर्टरी है, तो ब्लड इससे इधर की डायरेक्शन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, हार्ट टू ऑर्गन, तो ऑर्गन तक ब्लड जो लेके जाएगी वो आर्टरी है। अब ये ऑर्गन है तो यहां से ब्लड इसकी तरफ आएगा, और वेन क्या है, जो यहां से ब्लड को लेके जा रही। तो आप देख रहे होंगे एरो लगे हैं, गेटिंग दिस पॉइंट, डायग्राम से क्लियर है। अब तीसरा समझते हैं, तो एक और चीज है हमारे पास, कैपिलरीज। कैपिलरीज कहां होती है? देखो जैसे मैंने बताया था आपको, ब्लड का काम क्या होता है कि सभी सेल्स तक जो असेंशियल चीजें उनको पहुंचाना। ब्लड के बाद जो कुछ भी है, ऑक्सीजन आई है लंग्स के थ्रू वो है, डाइजेशन के बाद जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, जो कुछ भी है ब्लड के पास, वो सारी चीजें, तो सभी सेल्स को ये सब चाहिए। अब आर्टरी तो केवल ट्रांसपोर्ट कर रही है, वेन भी वापस लेके आ रही है, तो वो एरिया कहां है जो सेल्स को सारी चीजें देगा? तो कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज आर वेरी फाइन पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये बहुत पतले पतले पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यहीं से पदार्थ जो है लीक आउट होंगे। जो भी चीजें हैं यहां के आसपास की जो सेल्स होंगी, वहां इन सारी चीजों को रिलीज किया जाएगा। तो यहां कैपिलरीज से सब कुछ यहां इन सेल्स तक पहुंचेगा। तो कैपिलरीज वह हिस्सा होता है हमारी ब्लड वेसल्स का जहां से ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सब लीक होकर के सेल्स तक पहुंचेगा। बाकी ये दोनों जो है इम्परमिबल है, यहां से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन कैपिलरीज से यहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। सेल्स के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो वेस्टेज है वो सब ब्लड में रिलीज कर देंगे, और ब्लड से जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो सेल्स अपना टेक ऑफ कर लेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? तो कैपिलरीज कहां होंगी? हमेशा आर्टरी और वेन के बीच में होंगी कैपिलरीज। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा समझेंगे बेटा, जो आर्टरीज है यहां अगर आप गौर से देखेंगे तो वॉल ऑफ आर्टरी, ये जो वॉल है इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, ये आर्टरीज की थिकनेस ज्यादा होती है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा थिकनेस। यहां जो थिकनेस है ये होगी बेटा मोर, थिकनेस होगी ज्यादा, और यहां पर जो थिकनेस है आप देख पा रहे होंगे, यहां थिकनेस होगी कम, थिकनेस होगी बेटा यहां पर लेस। अब एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों है? देखो क्योंकि जो आर्टरीज हैं ब्लड को लेकर के जा रही हैं, तो यहां पर प्रेशर मींस ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, और ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, अगर आर्टरी पतली होंगी तो ये फट जाएंगी, ब्लड प्रेशर को सहन नहीं कर पाएंगी, और सहन नहीं कर पाएंगी तो आर्टरीज फट जाएंगी, तो फिर क्या होगा बेटा? बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी। इसलिए उस ब्लड प्रेशर को ये सहन कर सकें, दैट्स व्हाई द आर्टरी का जो डायमीटर है, जो मोटाई है ना आर्टरीज की वॉल की, ये ज्यादा होती है, ताकि उस ब्लड प्रेशर को सहन कर सके। तो यहीं से बेटा तीसरा पॉइंट भी निकल के आया कि ब्लड प्रेशर, बीपी मींस ब्लड प्रेशर, इन आर्टरी इज ऑलवेज हाई। आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। तो यहां क्या होगा बेटा? ब्लड प्रेशर वेन्स के अंदर क्या होगा? वेरी लेस। अब 2 पॉइंट के बाद हम तीसरा पॉइंट समझेंगे, इनकी पोजीशन, कि आर्टरीज कहां होती है और वेन्स कहां होती है। बाहर से जब आप देखेंगे तो आपको जनरली हम क्या बोलते हैं कि खून की नली या खून की नस बोल देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि आर्टरी कहां है, वेन कहां है, या जो आपको दिख रही है या कभी कभी नीली हरी सी दिखाई देती हैं, तो ये क्या है, आर्टरी है कि वेन है? कभी आप में दिमाग में क्वेश्चन आता है? अभी तक तो हम यही समझते थे ये केवल खून की नली है। बेटा यहां पे समझो, जो आर्टरीज है ना वो हमेशा जो टिश्यू है, जो मांस है हमारा, उसके अंदर से निकलती है, ये डीप होती है बहुत। तो आपको कभी भी आर्टरी बाहर से दिखाई देंगी ही नहीं, ये मांस के बिल्कुल अंदर से और डीप होकर के जा रही होती है, क्योंकि इनको सभी सेल्स तक ऑक्सीजन और एसेंशियल चीजें देनी है, इसलिए उनके बीच से निकलेंगी। और वेन्स का काम क्या है? सब कुछ कलेक्ट करके लाना है। तो ये इनके आर्टरीज के कंपैरिजन में बाहर की तरफ होती हैं। तो यहां मैं लिखूंगा इनकी आर्टरीज में, तो डीप इन टिश्यू, ये टिश्यू में बहुत अंदर होंगी। और यहां अगर इनकी बात करें वेन्स में, आउटर साइड ऑफ टिश्यू, आउटर साइड ऑफ टिश्यू, राइट। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हो गया। अब एक और चीज समझेंगे यहां पर, यहां अगर देखेंगे तो यहां एक विशेष चीज और है, वेन के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड वॉल्व। इसे क्या कहते हैं बेटा? वॉल्व कहते हैं। येलो कलर देखें, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वॉल्व है। यहां ये वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर्स है। आप जरा सोचिए, जब हार्ट से ब्लड जाएगा आर्टरी में तब तो प्रेशर है, चला गया आसानी से, लेकिन ब्लड को लौट के भी तो आना है। तब क्या होगा? जब ब्लड यहां से हमारा पैरों तक जाएगा, उस समय तक तो वो पहुंच गया नीचे तक, लेकिन दोबारा से लौट के उसको लेके आना है, तो उस समय हमारे पास एक
एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो ब्लड को वापस लेके आए, तो इसलिए होते हैं बेटा यहां पर वॉल्व। तो वेन्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, वॉल्व होते हैं, और आर्टरीज के अंदर कोई भी वॉल्व नहीं होते, तो हम यहां लिखेंगे नो वॉल्व, जरूरत ही नहीं है इनकी, लेकिन यहां पर वॉल्व की जरूरत है। तो आप वॉल्व, नो वॉल्व और वॉल्व के साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए कि आर्टरीज में क्यों नहीं होते, क्योंकि जरूरत ही है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा है, लेकिन वेन्स के अंदर इसकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि प्रेशर जब तक खत्म हो चुका होता है, जब तक एंड तक ब्लड पहुंचता है, राइट। सो अब यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आर्टरी और वेन्स क्या होती हैं, क्या डिफरेंस होता है। एक और डिफरेंस है, देखा जाए तो एक और डिफरेंस है जो बहुत जरूरी है उसे भी समझना, कि आर्टरीज के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या, एक ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, मींस जो अभी अभी ऑक्सीजन लेकर के आया है, ऐसे ब्लड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक सामान्य भाषा में या पुरानी किताबों में आपको इसके जगह पर एक और वर्ड देखने के लिए मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह मिलेगा बेटा प्योर ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह आपको क्या मिलेगा, कई की जगह पर प्योर ब्लड। और वेन्स में क्योंकि ये जाते जाते सभी को ऑक्सीजन देती चली जा रही है, तो एंड तक पहुंचते पहुंचते इनके पास ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वेस्ट के रूप में CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है। तो जब जो वेन्स में जो ब्लड आ रहा है लौट करके, इसके पास बेटा समझेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए इसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस नाम से बोलेंगे, एक और, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड। तो प्योर इम्प्योर का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराबी है, प्योर इम्प्योर यहां केवल मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर है तो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन की अगर कमी है, डेफिशिएंसी है, तो क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। देखो डी जहां भी वर्ड आता है ना केमिस्ट्री में या साइंस में, ये बताता है डेफिशिएंसी को। डीऑक्सीजनेटेड मींस, डी मींस डेफिशिएंसी, ऑक्सीजनेटेड मींस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, इसके नाम से पता चल रहा है, राइट। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आर्टरी वेन, और ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी है, तो इसी से आप सारी चीजें कंपेयर भी कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं बेटा, हमारे चैनल की सभी वीडियोस के नीचे आपको इन पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा। आप वीडियोस देखने के बाद अगर आपको इस पीडीएफ की जरूरत है तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आराम से बाद में नोट्स इसके बना सकते हैं, एज इट इज आपको ये पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, आगे हम चलते हैं। अब दो चीजें हमने समझ ली हैं, ब्लड समझ लिया है हमने, ब्लड वेसल्स को समझ लिया है, अब बात करेंगे हम ह्यूमन हार्ट के। अब ह्यूमन हार्ट के बारे में बहुत सारे लोगों में गलत मिथ होते हैं। एक तो आप सब बच्चों को हमेशा से ये मिथ होता है कि सर ह्यूमन जो हार्ट है ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो अक्सर हम ग्रीटिंग कार्ड पर बनाते हैं, किताबों में बनाते हैं, है ना, और अपनी चेयर टेबल कुर्सी जहां जगह होती है वहां हम उसको बना देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का जो रियल स्ट्रक्चर है बेटा, वो कुछ इस तरीके से होता है, हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, अगर देखें तो फिस्ट के आकार का ये। और एक तो कंफ्यूजन होता है आप सभी को इसके स्ट्रक्चर को लेकर, दूसरा बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है इसकी पोजीशन को लेकर के। पोजीशन को लेकर क्या सब कहते हैं सर हार्ट हमारा यहां पर है, देखो आप यहां देखो, क्या कहीं से भी लग रहा है आपको ये सेंटर की जगह यहां पर है? मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चे क्या कहते हैं, सर ये इस साइड है हमारा हार्ट। नहीं है इस साइड बेटा, ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन में है। आप बुक के अंदर पढ़ेंगे, किसी भी लिटरेचर में पढ़ेंगे, ऑथेंटिक लिटरेचर की बात कर रहा हूं, सभी जगह यही लिखा है कि द हार्ट इज फाउंड इन मिडिल ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के मिडिल में है। बट डिफरेंस क्या है कि ये इसकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये उसका फूला हुआ जो बड़ा हुआ हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा इधर की तरफ है। इसको लेकर के आपको बस ये कंफ्यूजन है कि पूरा का पूरा हार्ट दूसरी तरफ है, नहीं, हार्ट तो बिल्कुल सेंटर में ही है। आप ऐसे समझे जैसे कोई भी मोटर है ना, या कोई भी डिवाइस है, अब है बिल्कुल बीच में, लेकिन ये वाला हिस्सा अगर उसका मान लो ज्यादा आवाज कर रहा है या कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप ये कह देंगे कि ये हमारा इस साइड है, नहीं है, तो अपनी बीच वाली पोजीशन पे है। गेटिंग दिस पॉइंट, यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्ट जो है, आप डायग्राम को देख करके समझो कि हार्ट मिडिल में होता है और हार्ट की शेप ऐसी नहीं होती है। ये दो में सभी आप क्लियर कर लो। अगली बार जब किसी को साइंस के किसी बच्चे के लिए अगर आप हार्ट बनाओ तो प्लीज ऐसा मत बनाना, वरना रिजेक्ट हो जाओगे, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। तो ये तो हो गया बेटा आउटर स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इनर स्ट्रक्चर की। तो इनर में क्या पोजीशन तो होती है, तो हार्ट के बारे में हमेशा आप क्लास 9 से पढ़ते आए होंगे, फिर से समझ लेते हैं। ह्यूमन हार्ट में बेटा 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं बेटा? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं।
क्यों होते हैं 4 चैम्बर, ये भी पता होना चाहिए। ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो हमारी बॉडी बहुत बड़ी है और इस बॉडी के अंदर 2 टाइप का ब्लड फ्लो होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, और दोनों तरह का ब्लड बिल्कुल सेपरेट रहे, एक दूसरे से मिक्स ना हो हार्ट के अंदर, इसलिए ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करते हैं और 2 चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करते हैं। तो हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो, इसलिए हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। और दूसरी बात यह है, आप ये भी समझो यहां पर कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो एक पंपिंग मशीन की तरह नहीं, 2 पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। लेफ्ट वाला पोर्शन अलग पंपिंग मशीन की तरह काम कर रहा है और राइट वाला पोर्शन अलग वर्क कर रहा है। तो ये समझने के लिए आप पहले ये समझो कि ह्यूमन के अंदर जो 4 चैम्बर हैं वो कौन कौन से हैं और क्या उनके नाम है और क्या उनके फंक्शन है। तो ये समझने से पहले आप ये देखो, यहाँ डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया है कि 2 हैं। एक तो पहले चैम्बर कहलाते हैं ऑट्रियम, जैसे यहाँ ये एक ये रहा ऑट्रियम, और दूसरी आप देखेंगे एक ये रहा, ये भी ऑट्रियम है, ये भी ऑट्रियम है। ऐसे ही एक और है जिन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ये भी वेंट्रिकल है और ये भी वेंट्रिकल है। तो 2 ऑट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, क्लियर है। अब 2 ऑट्रियम में भी एक राइट होगा और एक क्या होगा, लेफ्ट। अब यहां पर एक चीज और समझो जो आपको जीवन भर काम आएगी बेटा, कि बायोलॉजी में जब भी हम कोई ह्यूमन से रिलेटेड डायग्राम बनाते हैं तो उसमें लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। इसको जब आप बुक पढ़ेंगे या आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा सर ये आप राइट क्यों लिख रहे हैं, इसको तो लेफ्ट होना चाहिए। आपको वीडियो देख के लग रहा होगा लेफ्ट होना है, लेकिन बेटा आप समझो बायोलॉजी में जितनी भी हम डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन का बेसिकली जो बनाते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, कहीं भी 2 चीजें होंगी तो लेफ्ट का लेफ्ट होगा, राइट का राइट होगा, लेकिन बायोलॉजी में आपको उल्टा दिखेगा। वो क्यों दिखेगा, क्योंकि बायोलॉजी में हम सारी चीजों को ऐसे देखते हैं कि वो हमारे सामने है, बिल्कुल हमारे सामने है। तो मतलब ये हार्ट है ना, एक ऐसे आदमी का हार्ट बनाया गया, वो हमारे सामने मुंह करके बैठा है, ये हमारे सामने मुंह करके लेटा है। अब आपके दिमाग में आ गया सर ऐसा क्यों बना रहे, क्योंकि बेसिकली क्या है कि हम बायोलॉजी पढ़ के एक बड़ा मेडिकल फील्ड में जाने वाले होते हैं। अब ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में आप पढ़ेंगे, अब ह्यूमन ऑर्गन्स में पढ़ने के बाद अगर आपने ऐसे ही पढ़ा होता ये लेफ्ट है, और ह्यूमन के केस में जब हम आगे पढ़ते हैं मेडिकल साइंस में जाओगे तो ऑपरेशन करोगे तो पेशेंट आपके मुंह की तरफ करके लेटा होता है, मतलब सामने ऐसे लेटा होगा, उसका मुंह दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे केस में जो तुमको राइट दिख रहा है ना, वो उस पेशेंट का लेफ्ट है। समझ में आ रही है आपको बात है। तो जैसे अगर आप इसको ऐसे देखो, मैं ऐसे खड़ा हूं आपके सामने, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये वाला जो है ना ये लेफ्ट है मेरा, और ये वाला जो राइट है। तो आप ये समझो कि ये जो हार्ट है ना ये मेरा है, ये मेरे हार्ट का चित्र है, आप डायग्राम है, आप ये समझो। क्योंकि हम ह्यूमन के केस में सारे डिसेक्शन, सारे ऑपरेशन आगे की तरफ से करते हैं, इसलिए इसको ऐसे स्टार्टिंग से ही ऐसे पढ़ाया जाता है ताकि आपको एंड टॉप पोजीशन पे जाके दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कहीं आप अगर हम इसको लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट ऐसे पढ़ रहे होते तो फिर ऑपरेशन के समय पर वो पेशेंट गया, सर मेरे लेफ्ट किडनी में स्टोन है या लेफ्ट किडनी खराब हो गई, तुम उसकी राइट निकाल दो। ये सारी गलतियां ना हो, इसलिए इसको हम बचपन से ही ह्यूमन के केस में इन सारी चीजों को ऐसे पढ़ते हैं ताकि वो पर्सन हमारे सामने है, राइट। हाँ, अब ये लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन क्लियर हो गया तो आगे की तरफ चलेंगे हम। तो ऑट्रियम है बेटा ह्यूमन के जो हार्ट है इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, तो 2 ऑट्रियम होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। 2 ऑट्रियम होंगे, इनमें बेटा एक लेफ्ट होगा और दूसरा राइट होगा। यहां भी वेंट्रिकल में एक लेफ्ट होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, राइट होगा, जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब ये डेफिनेशन एक चीज और समझो, जो बेटा जो ऑट्रियम है ना ये क्या करते हैं, रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। ऑरिकल या हिंदी में इनको बोलते हैं अलिंद। तो आप समझो कि ऑरिकल्स में या ऑट्रियम में ब्लड आता है, आ से आना और आ से ऑट्रियम, ऐसे करके आप इसको याद रखते हैं। तो मींस इनके पूरी बॉडी में से जब भी ब्लड आएगा तो हार्ट के अंदर जब भी ब्लड एंट्री लेगा तो पहले जिस चैम्बर में लेगा उसे बोलेंगे ऑट्रियम। हार्ट के जिस चैम्बर में ब्लड एंट्री लेगा उसे बोलेंगे ऑट्रियम। तो ये भी ऑट्रियम है, ये भी ऑट्रियम है, मींस यहां से भी ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है, यहां से भी ब्लड हार्ट के अंदर आएगा। और ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का काम क्या है, ये ब्लड को हार्ट से बाहर भेजेगा। तो हार्ट से जब भी ब्लड बाहर निकल के जाएगा तो कौन से चैम्बर से बाहर निकलेगा, वेंट्रिकल से। तो यहां पर बेसिक सी बातें याद रखनी है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। जो 2 ऑरिकल होंगे उनमें एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, वेंट्रिकल में भी एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। ऑरिकल्स का काम क्या होता है, ऑट्रियम का काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। और वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है बेटा, वेंट्रिकल का काम क्या है, पंप ब्लड टू अदर पार्ट्स। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अभी हमने आउटर समझ लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम समझेंगे कि बॉडी के अंदर ब्लड कैसे फ्लो होता है, किस चैम्बर से कहां जाएगा, फिर कैसे बॉडी ऑर्गन में जाएगा, वो हम आगे अब जानेंगे ये नेक्स्ट में। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ये बहुत महत्वपूर्ण है।
आज अगर आपने इसको समझ लिया तो 12th 11th में भी ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहां तक आपको कभी कोई समस्या आएगी नहीं। और ये बेसिक चीज है। और बेटा ये मैं ये समझता हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम केवल अपनी बॉडी के बारे में जान रहे हैं। अभी तक आप बड़ा हर्ट है, लेकिन क्या है, कहाँ है, क्यों है, कितने चैम्बर हैं, क्या कौन सा कैसे काम करता है, नहीं पता। कम से कम हमें अपनी बॉडी के बारे में तो पता हो, राइट। तो समझेंगे हम कि ह्यूमन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो इसके लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है। अब देखो यहां पर ये जो ब्लू पार्ट है ना बेटा, यहां पर मैंने ब्लू पार्ट बनाया किस लिए, हाँ, ये जो ब्लू पार्ट बनाया है मैंने बनाया है डी, ये ब्लू पार्ट बनाया है, हाँ, जो ब्लू पार्ट है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए नहीं, ये गलत हो रहा है, हाँ, ऑक्सीजन पुअर लिख रहा है, सही है। ऑक्सीजन पुअर पार्ट ब्लड मींस क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है। और जो रेड पार्ट है इस ऑक्सीजन रिच है, ऑक्सीजन रिच मींस क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आप समझे, जो ब्लू वाला हिस्सा है इसके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, रेड वाला हिस्सा है इसके पास ऑक्सीजन रिच है, भरपूर है। जिसके पास ऑक्सीजन है ऑक्सीजनेटेड है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो डीऑक्सीजनेटेड। अब आप इसको सर्कुलेशन को समझेंगे बहुत ध्यान से, बस 2 मिनट समझेंगे बेटा, 2 मिनट के अंदर ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। और जब भी किसी भी सर्किल को हम पढ़ते हैं ना, किसी सर्कुलेशन को, तो किसी ना किसी पॉइंट से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा उसे। तो इसको हम समझने के लिए हम इसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा, कहां से, इसे समझने के लिए हम पहले यहां से चालू करेंगे, इसके राइट ऑट्रियम से। मैं रेड कलर ले लेता हूं, राइट, ये राइट ऑट्रियम से चालू करेंगे। अब राइट ऑट्रियम क्या है बेटा, हार्ट का वह चैम्बर होता है जो सबसे पहले ब्लड को रिसीव करेगा सभी बॉडी ऑर्गन से। सभी बॉडी ऑर्गन, चाहे वो अपर पोर्शन हो चाहे वो लोअर पोर्शन, आईज, नोज, ईयर, लेग, हैंड्स, इन सभी से ब्लड रिसीव होते हुए हार्ट के कौन से चैम्बर में सबसे पहले एंट्री लेगा बेटा, राइट ऑट्रियम है, नंबर 1। ध्यान देंगे सभी, राइट ऑट्रियम रिसीव करेगा। उसके बाद यहां से ब्लड, जैसे एरो दिख रहा है, फिर ये वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट साइड क्या है, तो राइट ऑट्रियम से ब्लड कौन सी तरफ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ये दिख रहा है बेटा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है। तो राइट ऑट्रियम के बाद कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल अब इस ब्लड को फिर से बॉडी से, हार्ट से बाहर भेजेगा, क्योंकि वेंट्रिकल ब्लड से को बाहर भेज देते हैं, तो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल जाएगा और सीधा यहां से ब्लड जाएगा बेटा यहां पर लंग्स के अंदर। कहां जा रहा है बेटा, लंग्स के अंदर। यहां आप समझो ये ब्लू है, तो ब्लू है ऑक्सीजन पुअर है, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड। तो राइट ऑट्रियम में ब्लड रिसीव किया, डीऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल में भेजा, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लंग्स तक पहुंच गया है। अब लंग्स का काम क्या होगा बेटा, टू ऐड ऑक्सीजन। लंग्स ने इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दी, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो अब ब्लड कौन सा हो चुका है बेटा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से यहां से लंग्स से निकल के दोबारा से हार्ट में आएगा। अब हार्ट में ब्लड आ रहा है, तो अब फिर से हार्ट के अंदर एंट्री ले रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, ऑट्रियम। और अब ये कौन सा ऑट्रियम है बेटा, लेफ्ट ऑट्रियम। तो फर्स्ट राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, थर्ड पोजीशन पे कहां गया, लंग्स में गया, और लंग्स के बाद 4th नंबर पे बेटा कहां जाएगा, लेफ्ट ऑट्रियम में। अब लेकिन यहां लेफ्ट में जो आया है वो ब्लड कैसा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड है। और लेफ्ट ऑट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये यहां से निकल के पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाएगा। ये देख रहे हैं हम, यहां से निकल के ये पूरी बॉडी में जाएगा, सभी बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। तो राइट, ये बहुत समझने वाला बात है कि लेफ्ट ऑट्रियम के बाद जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, 5वां नंबर यहां पर। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगा, पूरी बॉडी में इसको भेज दिया जाएगा। अब इसमें कंक्लूजन देखो आप, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को एक और नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं बेटा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि जो डबल वर्ड है ना, डबल सर्कुलेटरी, ये 2 बार बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। पहली बार तो जाता है लंग्स की तरफ ब्लड, और दूसरी बार जाता है ऑल बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। जब ब्लड हमारे लंग्स की तरफ जा रहा है, देखो यहां से ब्लड जब लंग्स की तरफ जा रहा है, तब हम इसे बोलते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू आवर लंग्स। तो जब ब्लड हमारा लंग्स की तरफ जा रहा है, तो आप देख रहे हैं लंग्स की तरफ जा रहा है, लंग्स से लौट के फिर हार्ट में आ रहा है। देख रहे हैं एक राउंड सर्कल चल रहा है, हार्ट से निकला ब्लड लंग्स में गया और फिर से लौट के लंग्स में आ गया। तो एक चक्कर हो गया कि नहीं हो गया पूरा, और लंग्स की तरफ गया, इसे बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, मींस पहला राउंड। अब यहां से हार्ट से फिर निकल के फिर बॉडी के सभी सिस्टम की तरफ जा रहा है, इसलिए दूसरे वाले सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक मींस सभी सिस्टम की तरफ जा रहा है।
बॉडी के सभी सिस्टम की तरफ जाएगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाएगा, और जब लंग्स की तरफ जाएगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा। तो पहला सर्कुलेशन पल्मोनरी और दूसरा सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसलिए इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए हार्ट करता है डबल पंपिंग की मशीन की तरह काम। कुछ पोर्शन, लेफ्ट वाला पोर्शन जो ब्लड को बार बार जो ये वाला पोर्शन है, ब्लू वाला पोर्शन है, जो जिसे हम बोल रहे हैं राइट वाला पोर्शन, ये ब्लड को लगातार फेफड़ों की तरफ भेज रहा है, लंग्स की तरफ। और ये वाला पोर्शन जो है ये लगातार ब्लड को बाकी सभी सिस्टम की, सभी बॉडी ऑर्गन्स की तरफ भेज रहा है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि व्हाई द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नोन एज डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये ब्लड को दो बार पंप करता है, एक बार हार्ट लंग्स की तरफ और दूसरी बार सभी बॉडी ऑर्गन की तरफ। अच्छा, अब यहां तक समझ में आ गया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ। मुझे चारों चैम्बर पढ़ने के बाद मुझे बताइए आप कि कौन सा चैम्बर हार्ट के अंदर सबसे पावरफुल होना चाहिए। लेफ्ट इन दोनों वेंट्रिकल, देखो ये तो बहुत आसान है, जो रिसीव कर रहा है उसे तो पावरफुल होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो ब्लड आ रहा है। ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन पंप कैसे करता है, सुकड़ के और फैल के। जब ये श्रिंक होगा तब इसके अंदर से ब्लड निकल के पूरी बॉडी में जाता है, निकल के। तो एक बार तो पंप कर रहा है ये लंग्स की तरफ, दूसरी बार में पंप कर रहा है पूरे बॉडी ऑर्गन में, तो डेफिनेटली लंग्स तक पहुंचना तो आसान है। यहां ज्यादा पंपिंग और ज्यादा ताकत की फोर्स की जरूरत है ही नहीं। लेकिन जब यहां से पंप होगा, मींस राइट वेंट्रिकल से जब पंप होगा, तब बेटा ये पूरी बॉडी में जाएगा, तब उस समय इसको बहुत ज्यादा पावरफुल मींस प्रेशर के साथ जाना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर पंप करता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन मींस ये वाला चैम्बर पंप करेगा। और ये कौन सा है बेटा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, यहां पर लिख देंगे मोस्ट पावरफुल चैम्बर ऑफ हार्ट। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। और बेटा यहां पर फिनिश हो जाता है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक छोटा सा टॉपिक और है इसके साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट और है जिसे बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ क्यों है, कभी कभी 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, फटाफट से इस लिम्फ को और समझ लेते हैं। हमेशा लोगों को, बच्चों को कंफ्यूजन होता है लिम्फ को लेकर के। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ इज ए पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड का वही पार्ट है जो मैंने बताया था कि कैपिलरी से छनता है। जैसे ये यहां पे देखेंगे, ये कटरी है, यहां से ब्लड आया, यहां से कैपिलरीज की तरफ जाएगा, और कैपिलरीज में मैंने बताया कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड यहां से लीक होगा। जो लीक हो रहा है, जो लिक्विड पार्ट ब्लड से निकल के बाहर आ रहा है सेल्स तक सारी चीजें देने के लिए, दिस इज कॉल्ड द लिम्फ, उसे ही हम बोलेंगे लिम्फ। लेकिन आप इस चीज को लेकर के कंफ्यूज मत होना। एक एग्जांपल के साथ, मान लो 100 ml ब्लड अभी तक यहां पहुंचा, यहां से कैपिलरीज तक 100 ml आया, और मान लो 2 ml यहां से लीक हो गया, डेफिनेटली लीक होगा, 2 ml यहां से लीक हो गया। तो यहां से कैपिलरीज के बाद ये आ गई हमारी वेन्स, तो यहां कितना पहुंचा बेटा, 100 ml के बाद कितना पहुंचा, 98 ml। अब मुझे बताओ, एक सर्कुलेशन में 2 ml आया है, पूरी बॉडी में हर बार सर्कुलेशन हो रहा है, तो ऐसे तो ब्लड की डेफिशिएंसी आ जाएगी, लिम्फ का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, जो यहां पर फिल्टर होकर के बनना वो लिम्फ है। फिर इसका क्या सॉल्यूशन है, ये बात आप ध्यान रखना कि जो चीज यहां पर फिल्टर होकर के, ब्लड से फिल्टर होकर के जो लिम्फ बना है, लिम्फ क्या है, एक लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड which is formed by the capillaries after the filtration। कैपिलरी से जो ब्लड का हिस्सा छन गया है वह तरल पदार्थ, वही कहलाता है लिम्फ। इस लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होती, क्योंकि आरबीसी का साइज बहुत बड़ा है, आरबीसी का साइज बहुत बड़ा है, और ये इस यहां से कैपिलरी से नहीं छन पाती हैं। लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी आ जाती हैं, तो लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी होती हैं और लिक्विड पार्ट होता है। तो आप इसको समझेंगे इस दूसरे डायग्राम में। यहां देखो बेटा, ये वही वाला पार्ट है, यहां लिम्फ बन जाएगा। तो देखो यहां से ये आर्टरीज हैं, यहां से आए, लीक हुआ और यहां पर कलेक्ट हो गया, ये लिम्फ बन गया। ये लिम्फ वेसल से, बेसिस टाइप्स ऑफ वेसल्स होती है, यहां से ट्रांसपोर्ट होती है, फिर वेन्स में मिल जाएगा दोबारा से। तो जो 2 ml यहां पर मैंने एग्जांपल में बताया था, वहां पर लीक हुआ था, वो 2 ml घूम करके फिर से वेन्स में मिल जाएगा, और इस टाइप से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो फिर से दोबारा बराबर हो जाएगा। तो लिम्फ कुछ समय के लिए ही बनता है और केवल कैपिलरीज वाले हिस्से में बनेगा, और लिम्फ वेसल से कनेक्ट होते हुए फिर से ये वेन्स में ही मिल जाता है। गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहां पर भी हमारा बेटा लिम्फ भी खत्म हो जाता है, और अगली वीडियोस में हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो बेटा थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए।